नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल दीपजेस फाउंडेशन में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे द्वारा एक सीरीज चलाई जा रही है जिसमें 10-10 क्वेश्चन हम रोज आप लोगों को सॉल्व कराते रहते हैं और उससे रिलेटेड आप लोगों को थ्योरी भी बताते रहते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो रही है और आशा है कि आगे भी आप लोग इसी तरह से अपनी प्रिपरेशन जारी रखेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा आज की वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है एल नीनो। हमारा पहला क्वेश्चन है एल नीनो एक परिघटना है जिसके दौरान पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में उष्ण समुद्री धाराएं प्रकट होती हैं। यह परिघटना किस महासागर में होती है? तो चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ चीजें हैं जिसको हमें जानना होगा। पहला है कि हमें एल नीनो के बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन को पढ़ते समय हमें थोड़ा सा समझदारी अपना दिखाते हुए इसके बारे में कुछ चीजें कोटेड कर लेना चाहिए जिससे हमें समझ में आए। पहला कि पेरू तट, पेरू के तटवर्ती क्षेत्र। पहला क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो पहले उनके कुछ टर्म्स को देख लिया जाता है जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। तो पेरू तट पहले हम देख लेंगे, पेरू तट कहाँ है, दिमाग में आना चाहिए। फिर उसके बाद उष्ण समुद्री धाराएं। उष्ण मतलब गर्म, समुद्री धाराएं प्रकट होती हैं। यह परिघटना किस महासागर में होती है? तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि आपका पेरू का जो तटवर्ती क्षेत्र है वो कहाँ है। पेरू का जो तटवर्ती क्षेत्र है वो हमारा ज्यादा बनाओगे थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। ये आपका प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर है। ये आपका नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के इस पोर्शन में आपका पेरू तट पाया जाता है। ठीक, और ये आपका चीन है, ये आपका जापान, ये आपका कोरिया, ये आपका रूस। तो हम देखते हैं कि जो प्रशांत महासागर है उसका जो दक्षिणी भाग है वहां पे, यहाँ पे पेरू, आपका पेरू है। तो पेरू तट ये होगा
क्वेश्चन में आपका क्या था, क्वेश्चन में था पेरू तटवर्ती क्षेत्र, पेरू का जो तटवर्ती क्षेत्र है उसमें उष्ण समुद्री धाराएं, पेरू तट में जो उष्ण समुद्री धाराएं हैं यहाँ पे, यहाँ पे पानी के नीचे से ये आपका इक्वेटर है, यानी कि भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक। उसके तो पेरू तट के लगभग 180 किलोमीटर के, पेरू तट से 180 किलोमीटर पे कुछ पानी जो होता है उसकी अपवेलिंग होती है, मतलब कि पानी समुद्र के नीचे से बाहर ऊपर आता है, वो थोड़ा हल्का गर्म होता है। बोला था कि उस यहाँ पे गर्म धारा होती है जो पीछे की तरफ मूव करती है, ऐसे चल के आती है, ये आपका यहाँ से होते हुए फिर ये भारत के हिंद महासागर में प्रवेश करती है। तो जो यहाँ से धारा चल के आती है वो किस लिए चल के आती है, क्योंकि पृथ्वी ऐसे ऐसे घूम रही है, पृथ्वी इधर से इधर घूम रही है, तो जो पानी है वो पीछे की तरफ आता है। तो जो यहाँ से गर्म पानी पृथ्वी के जो समुद्र है उसकी सतह पे आता है, ऊपर अपवेलिंग होता है, नीचे से ऊपर आता है, तो ये आपका पीछे धीरे धीरे पृथ्वी के इधर चक्कर लगाने की वजह से धीरे धीरे पीछे आता रहता है, आते आते फिर यहाँ से होते हुए ये हिंद महासागर में चला आता है। हिंद महासागर में पानी पे यही आपका एल नीनो कहलाता है, जो पानी आता है। तो एल नीनो, एल नीनो ये आपका एल नीनो है, और ये जब एल नीनो आता है तो क्या होता है, जब गर्मियों के दिनों, गर्मी के दिनों में भारत में मानसून मानसून को और तेजी से रोक देता है या फिर उसको कम कर देता है, उसी से वर्षा जो है वो कम होती है। तो एल नीनो हमारा प्रभाव डालता है मानसून पे। इसको हम मानसून के विषय में या फिर मानसून के चैप्टर में बहुत अच्छे से समझेंगे, इसमें समझना बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए बस इतना समझिए कि जो एल नीनो होता है वो भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, और ये पेरू के तट से, पेरू के तट से जो गर्म जल धारा होती है, उष्ण समुद्री धाराएं, उष्ण मतलब गर्म, गर्म समुद्री धाराएं के रूप में हिंद महासागर में आता है, और प्रशांत महासागर से हिंद महासागर में आता है, और यहाँ पे मानसून को रिवर्स इन्फेक्ट करता है। तो आपका क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। एल नीनो एक परिघटना है जिसके दौरान पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में उष्ण समुद्री धाराएं प्रकट होती हैं। उष्ण समुद्री धाराएं कहाँ पर प्रकट होती हैं, हम देखेंगे कि प्रशांत महासागर में। तो इसमें प्रशांत महासागर कहाँ पे आता है, ये आपका प्रशांत महासागर, ये पहला आपका ऑप्शन सही रहेगा। तो इससे रिलेटेड थ्योरी काफी ज्यादा बड़ी है, तो लेकिन एक क्वेश्चन में समझाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए थोड़ी सी थ्योरी हमने आपको बताई है जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बादल, बादल निम्न प्रकारों में से असंगत चयन कीजिए, निम्न प्रकारों में से असंगत चयन कीजिए। तो हम देखते हैं कि तीनों में कौन सा असंगत है, चारों में कौन सा असंगत है। तो हमें देखने में पता चल रहा है कि पच्छाव, पच्छाव, ये भी पच्छाव है और ये भी पच्छाव है। ये तीनों पच्छावी जो मेघ होते हैं वो सबसे ऊपरी मेघ बादलों की तीन लेयर पाई जाती है, सबसे ऊपरी वाले को पच्छाव मेघ बोला जाता है। तो पच्छाव मेघ जो होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं। तो ये तीनों ऊपरी क्षेत्र है, और ये उसके नीचे कपासी, उससे नीचे रुई के आकार के इनके रूप स्वरूप होते हैं, तो ये उससे नीचे पाए जाते हैं, इसलिए इस सब में यही भिन्न है, तीसरा भिन्न है। ये तीनों ऊपरी बादल होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः इसमें से किस प्रकार की जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। तो सब लोग आप जानते हैं कि जो भारतीय महाद्वीप है वो मानसूनी जलवायु है,
तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, क्योंकि यहाँ पे उष्ण यानी गर्मी की अधिकता होती है, इसलिए ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका है, चौथा क्वेश्चन है बड़े भूभागों में केंद्र में, जो बड़े भूभाग होते हैं उनके केंद्र में मौजूद वह जलवायु, तो क्या वहां के जलवायु के बारे में पूछा है, जिसे तापमान में एक बड़ी वार्षिक रेंज द्वारा प्रतिरूपित। वार्षिक रेंज मतलब कम से कम और सबसे अधिक में काफी डिफरेंस होता है, रेंज बड़ी होती है, द्वारा प्रतिरूपित किया जाता है। अधिकांशतः गर्मी में वर्षा होती है। तो हम देखते हैं कि जो भूमध्य या फिर महासागरीय जो जलवायु होती है वो महाद्वीपीय जो जलवायु होती है उसके अगल बगल अलग से देखो, ये मान लीजिए आपका कोई भी क्षेत्र, ये काफी बड़ा महाद्वीप, ये एक महाद्वीप है, कोई भी महाद्वीप हो सकता है, और इसके अगल बगल समुद्र जो है काफी दूर स्थित होते हैं। तो इसमें समुद्र की स्थिति बहुत नजदीक नहीं होती है, इसमें काफी बड़ा क्षेत्र जो है वो समुद्र से घिरा नहीं होता है, मतलब समुद्र से बहुत दूर स्थित होता है, इसलिए यहाँ पे तापांतर लगभग गर्मियों में तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ठंडियों में तापमान काफी कम हो जाता है, इसलिए तापांतर बहुत अधिक होता है। तो यहाँ की जो जलवायु होती है वो महाद्वीपीय जलवायु होती है। यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय जलवायु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डोल्ड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द यानी भूमध्य रेखा के आसपास दाब वाला इर्द गिर्द दाब वाला क्षेत्र है जहां चलने वाली हवाएं शांत होती हैं। तो हम देखते हैं कि डोल्ड्रम किसे कहते हैं। तो जो ये आपका पृथ्वी या ग्लोब है, ठीक, इसमें जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री, इसे क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा तो भूमध्य रेखा से इर्द गिर्द, तो भूमध्य रेखा से लगभग 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ एक पेड़ी पाई जाती है, जहां पे हवाएं केवल ऊपर उठती है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी अधिक होती है, केवल हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है, इधर नहीं चलती, क्षैतिज रूप से नहीं चलती है, बस ऊपर उठती है। तो क्षैतिज रूप से न चलने के कारण वहां पे कोई भी हलचल नहीं होती है। अगर क्षैतिज रूप से चलती तो यहाँ पे हवाएं गर्म हो जाती तो हलचल होती, लेकिन यहाँ पे हलचल नहीं होती है। जब सूर्य यहाँ पे होता है तो हलचल नहीं होती है, तो उसके बाद क्या होता है, जो हवाएं होती है बस ऊपर उठती है, इसलिए वहां पे शांत क्षेत्र पाया जाता है। उसी शांत क्षेत्र को डोल्ड्रम बोला जाता है। तो यहाँ पे जब कोई हवा चल गर्मी पड़ रही है तो कहीं किसी क्षेत्र में अगर ताप ज्यादा है तो वहां का प्रेशर कम होता है, ताप ज्यादा है प्रेशर कम होता है, प्रेशर ज्यादा है तो ताप कम होता है। अगर कहीं पे प्रेशर ज्यादा है तो वहां पे टेम्परेचर कम होगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, प्रेशर कम होता है, तो वहां पे पूछ रहा है दाब वाला, तो कौन सा दाब वाला, इसमें है उच्च स्थिर नहीं सी निम्न दाब। जहां पे ताप ज्यादा होगा वहां पे दाब कम होगा, तो यहाँ पे ताप ज्यादा होता है क्योंकि सूर्य यहाँ पे लंबवत पड़ता है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आर्द्रता का मापन सामान्यतः से किया जाता है। तो ये काफी लोग जानते हैं, सारे लोग लगभग जानते हैं, ये आसान क्वेश्चन है आपका कि आर्द्रता कैसे नापा जाता है। तो ये शुष्क तथा आर्द्र बल्ब तापमान मापन से नापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कोई थ्योरी जानने वाली है नहीं कि हम थ्योरी आप लोगों को समझाएं। जो थ्योरी जिस क्वेश्चन में थ्योरी रहती है उसको आराम से समझा दिया जाता है आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ठोस बनती है
तो ओस कैसे बनती है? जब नीचे की वायु ऊपर जाती है और संघनन लेवल पे पहुंच जाती है, और जहां पे ये ठंडी सतह है मान लीजिए ऊपर, और यहाँ पे आर्द्र यानी कि हल्का वेट हवा वायु जब ऊपर जाती है तो यहाँ पे जाके संघनित हो जाती है, यहाँ पे जाके ड्रॉपलेट्स के रूप में बन जाती है, यानी हल्का जम जाती है। तो ये यहाँ पे देखते होंगे कि जो भी ओस बनती है वो एकदम जमीन के लेवल पे नहीं होता है, बहुत ठंडियों में ही लगभग जमीन लेवल पर होता है, लेकिन जैसे हल्की गर्मियां आने लगती हैं तो ये ओस हल्का ऊपर जाने लगती है, ऊपर बनती है, तो जमीन से थोड़ा ऊपर बनती है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ठंडे सतह पर आर्द्र वायु की संघनित होने, आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है, पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे कहते हैं। तो आप लोग सब जानते हैं कि पानी का कोई भी रूप जो बादलों से नीचे गिरता है या फिर किसी भी रूप में नीचे गिरता है वो कई फॉर्म में हो सकती है, भारी बारिश के रूप में हो सकती है, ड्रिजलिंग हो सकती है, या फिर ओला पड़ सकता है, या फिर किसी भी फॉर्म में अगर जमीन पर गिरता है तो उसे क्या बोला जाता है? वर्षण। वर्षण वर्षण और वर्षा में अंतर होता है, ठीक। तो वर्षण और वर्षा में अंतर होता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। वर्षण क्या होता है? किसी भी फॉर्म में अगर बादल से पानी नीचे आ रहा है तो वो वर्षण कहलाता है, लेकिन पानी के रूप में नीचे आना, पानी की बूंदों के रूप में जल को नीचे आना वो वर्षा कहलाता है। ये अंतर आपको जानना जरूरी है। अगर थोड़ा और अच्छे से डीपली जानना चाहते हैं तो आप लोग कृपया चैनल को फॉलो कर सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं हमेशा। तो इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? वर्षण को इंग्लिश में बोला जाता है प्रेसिपिटेशन। तो ये आपका ये सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये गलत, ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 9वां क्वेश्चन आपका, उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण है। तो ये आपका मानसून से काफी अच्छा क्वेश्चन है, जिसको आप लोग कभी फील किए होंगे या फिर कोई भी देखा होगा तो जानते होंगे। तो ये उत्तर पश्चिम यानी उत्तर पश्चिम ये आपका है, मान लीजिए ये भारत है, तो ये आपका पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो उत्तर पश्चिम यानी इस कोने यहाँ पे जो सर्दियों में वर्षा होती है, तो उत्तर पश्चिम यानी उत्तरी पश्चिमी यूपी वाले क्षेत्र में जो सर्दियों में वर्षा होती है वो किस कारण होती है? वो आपके पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन है, उत्तर में गर्मियों में वर्षा का कारण क्या है? तो ये भी आपका मानसून से क्वेश्चन है। तो मानसून बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको पढ़ाने के लिए काफी टाइम चाहिए, लेकिन जहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है तो यहाँ पे थ्योरी बहुत ज्यादा बताना या फिर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना ये संभव नहीं है, इसलिए केवल आंसर करा दिया जा रहा है। अगर आप लोग को सही से इसकी थ्योरी जाननी है या फिर मानसून पढ़ना है तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आपका क्वेश्चन है, उत्तर भारत में गर्मियों में वर्षा का कारण है। तो पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है? ये सर्दियों में वर्षा होती है, सर्दियों में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। दक्षिण पूर्वी विक्षोभ ये भी गलत है। दक्षिण पश्चिम मानसून, तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है उसी के कारण आपकी गर्मियों में वर्षा होती है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये थे 10 क्वेश्चन आपके आज के क्वेश्चन। हमें आशा होगी कि आप अच्छे से क्वेश्चन और वीडियो देख रहे होंगे और अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे और अपने तैयारी को अच्छा बना रहे होंगे। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल बीजीएस फाउंडेशन। धन्यवाद।